नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज है वो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज मोदी जी तक कैसे हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज चेंज हुए और कैसे हर प्राइम मिनिस्टर ने अपना योगदान दिया हमारे फॉरेन पॉलिसीज को लेकर। तो इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज थे उसके एवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1932 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि इंडिया को भी फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट की जरूरत है और 1932 में ही फॉर्म हुआ नया फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट जो जवाहरलाल नेहरू जी के चेयरमैनशिप के अंडर फॉर्म हुआ और राम मनोहर लाल लोहिया जो थे उसके सेक्रेटरी बने। और उस वक्त इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट का यूज करके इंडिया जो थी वो अलग अलग देश में जो कॉलोनाइजेशन चल रहा था उसके ऊपर आवाज उठाती थी। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। करीब करीब 100 सालों तक ब्रिटिश ने हमें रूल किया था और उस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही आइडियलिस्टिक था, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि ये जो इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला है वो बना रहे, वो टिका रहे और उसको कोई छीन ना ले। तो उसकी वजह से इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज जो है जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व के अंडर आइडियलिस्टिक विजन के साथ शेप हुए। सो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, अगर हम वर्ल्ड का सिनारियो देखें तो उस वक्त यूएसए और यूएसएसआर ये दो बड़ी पावर्स हमारे वर्ल्ड में थी और इन दो बड़ी पावर्स में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने तय किया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऐसी रहेगी कि हम किसी भी साइड में टिल्ट नहीं होंगे और हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। हम जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जी है वो ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते थे कि इंडिया जो है एक पीस लविंग कंट्री है और इस कोल्ड वॉर में वो जो है किसी भी साइड झुकने वाली नहीं है। नेहरू जी के नेतृत्व में इंडिया ने कॉलोनाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाई। जो एशिया और अफ्रीका के कंट्री थे जिधर कॉलोनाइजेशन चल रहा था, तो इंडिया ने अपने संबंध उन कंट्रियों से अच्छे करने की कोशिश की और एक साथ मिलके जो है हम उन कंट्रीज के साथ यूएन में कॉलोनाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को लेकर दूसरे कंट्रीज के साथ भी हाथ मिलाया, जैसे कि इजिप्ट, इंडोनेशिया और यूगोस्लोविया। ऐसे कंट्रीज के साथ नेहरू जी ने हाथ मिलाया और उन कंट्रीज को भी कन्विंस किया कि वो भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है वो फॉलो करे। इस स्टेप के बाद जो है नॉन अलाइनमेंट जो है एक बहुत ही मजबूत हिस्सा बना हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। नेहरू जी को जो है यूएन पे बहुत विश्वास था। उनको लगता था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ही पूरे वर्ल्ड में जो है वो पीस बनाए रख सकता है। तो इस वजह से 1948 में हमारा जो कश्मीर का मुद्दा था पाकिस्तान के साथ, उसको लेकर नेहरू जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गए और उन्होंने यूएन से मदद मांगी कि वो इस जो इशू है हमारा पाकिस्तान के साथ उसे रिजॉल्व करने में मदद करे। नेहरू जी की जो पॉलिसी थी उसे डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील कहा गया था और इस डॉक्ट्रिन के 5 प्रिंसिपल्स थे। तो इस डॉक्ट्रिन का पहला जो मुद्दा था वो ऐसा था कि हम जो है सारे कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। हम जो सारे कंट्रीज है वो एक दूसरे के खिलाफ नॉन एग्रेशन का पालन करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। चौथा था कि सारे कंट्रीज के साथ जो है वो एक म्यूचुअल रिश्ता बनाएंगे। और लास्ट जो पॉइंट था वो ये था कि सारे कंट्रीज के साथ हम पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर इस पंचशील के 5 पॉइंट्स हम देखें
तो नेहरू जी की जो विजन थी वो पूरी तरीके से एक आइडियलिस्टिक विजन थी। वो ऐसा चाहते थे कि इंडिया जो है एक आइडियल कंट्री बने जो पीसफुली सारे कंट्रीज के साथ जो है वो को एग्जिस्ट करे। लेकिन इस डॉक्ट्रिन में प्रैक्टिकलिटी की जो थी वो कमतरता थी। नेहरू जी जो है वो इस 5 प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा मानते थे, इतना ज्यादा कि एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में ये 5 प्रिंसिपल ठीक से चल सकते थे। लेकिन अगर कोई नेबर कंट्री हो जिसे अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना हो तो वो जो कंट्री है वो नेबर कंट्रीज पे अटैक कर सकती है। तो इस सिचुएशन में जो है ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो कहीं काम नहीं आ सकते थे। और इस आइडियलिस्टिक व्यू का भुगतान हमें चाइना के साथ भरना पड़ा। नेहरू जी को चाइना पे बहुत ज्यादा विश्वास था। उन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए जाते थे, इसलिए नेहरू जी ने जो है हमारे जो मिलिट्री है उस पर का खर्चा भी कम कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि हमें किसी भी कंट्रीज के साथ जो है वॉर नहीं करना है और पीसफुली को एग्जिस्ट करना है। तो इस आइडियलिस्टिक व्यू की वजह से नेहरू जी ने जो है हमारे कंट्री के मिलिट्री पे भी उतना खर्चा नहीं किया था, और हमारी कंट्री की जो मिलिट्री थी, हमारे कंट्री की जो फौज थी वो चाइना के मुताबिक बहुत ही वीक थी दोस्तों। नेहरू जी का मानना था कि आर्मी पे क्यों खर्चा करना, हम पीस लविंग कंट्री है, हम कोई दूसरे के साथ जो है वॉर नहीं करेंगे, तो क्यों आर्मी पे खर्चा करना, वो पैसे जो है वो हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। और उसी वक्त इंडिया की पॉलिसी भी एस्टैब्लिश हुई कि हम जो है किसी भी दूसरी कंट्री पर पहले अटैक नहीं करेंगे। और अगर देखा जाए तो आज तक इंडिया जो है ये पॉलिसी फॉलो करता है। और इसी आइडियलिस्टिक व्यू की वजह से जब चाइना ने 1962 में हमें बैकस्टैब करके हम पर हमला किया, तब हमारी जो आर्मी थी वो उतनी रेडी नहीं थी चाइना के साथ वॉर करने के लिए, और उस वजह से जो है हम चाइना के साथ जो है वॉर हार गए दोस्तों। और इंडिया का बहुत सारा जो हिस्सा है वो चाइना ने कैप्चर कर लिया। तो इस वजह से एक आइडियलिस्टिक व्यू होने के कारण नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसीज जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वर्क नहीं हो पाई, और उसका भुगतान इंडिया को इंडिया चाइना वॉर में भरना पड़ा। लेकिन नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट स्टांस की वजह से इंडिया को यूएस की मदद मिली इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और जो इंडिया की फूड की नीड्स है वो कंप्लीट करने में यूएस ने इंडिया को बहुत मदद की। क्योंकि उस टाइम में इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा समय था कि इंडिया को फूड शॉर्टेज बहुत थी, तो उधर यूएस ने जो है इंडिया को उस टाइम में मदद की, और उधर नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है वो यूज में आई। इस तरीके से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके आइडियलिस्टिक और नॉन अलाइनमेंट व्यू की वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज थी उन्होंने वैसा शेप लिया। आइडियलिस्टिक इसलिए क्योंकि ये जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो बहुत ही आइडियल थी। थ्योरेटिकल वे में अगर देखा जाए तो ये फॉरेन पॉलिसीज बड़ी ही आइडियल थी और एक आइडियल कंट्री को पोर्ट्रे करती थी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये फॉरेन पॉलिसीज हमें ही बैकफायर हुई, और उस वजह से हम जो है इंडिया चाइना वॉर जो है वो हार गए। और उस इंडिया चाइना वॉर की हार की वजह से नेहरू जी को उस हार का बहुत इफेक्ट हुआ, और उस हार के बाद नेहरू जी की जो सेहत है वो खराब होने लगी। और 27 मई 1964 को हमने नेहरू जी को खो दिया, और नेहरू जी जो है वो चल बसे। इंडिया चाइना वॉर के बाद नेहरू जी ने मिलिट्री पर जो अपना एक्सपेंस था वो बढ़ा दिया, और मिलियन मैन आर्मी बनाने का सपना उन्होंने जाहिर किया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे टीम्स बनाए, माउंटेन टीम्स बनाए, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे हमारे कंट्री की सुरक्षा कर सके। और एयरफोर्स और नेवी पर भी बहुत खर्चा किया गया उनके एक्सपांशन के लिए। तो इस तरीके से इंडिया चाइना वॉर के हार के बाद
उससे सीख कर नेहरू जी ने हमारी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रांग करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो है वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। शास्त्री जी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट से ही आए थे और इस वजह से जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी वो शास्त्री जी के टेन्यूर में भी जारी रही। 1964 में चाइना ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया और उसके बाद जो है इंडियन पार्लियामेंट में बहुत आवाजें उठने लगी कि इंडिया को जो है न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहिए अपने सिक्योरिटी के लिए। लेकिन शास्त्री जी के टेन्यूर में इस चीज को उतना महत्व नहीं दिया गया और इस चीज को नजरअंदाज किया गया। अब 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद जब इंडिया हार गया तब पाकिस्तान के मिलिट्री सर्कल में ये बात घूमने लगी कि इंडिया जो है वो बहुत ही वीक हो चुका है। तो इस वजह से 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोल दिया और शुरू हुआ पाकिस्तान और इंडिया का वॉर। इंडिया चाइना वॉर के बाद जो हमारी मिलिट्री थी उनका मोरल जो है वो बहुत ही डाउन हो चुका था, लेकिन शास्त्री जी ने हमारे मिलिट्री को जो है एक ताकत दी, एक हौसला दिया और उनका मोरल बिल्ड किया और उस वजह से जो है हम 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है वो शास्त्री जी के नेतृत्व में जीत पाए। इस वॉर के वक्त यूएस का जो वियतनाम में वॉर चल रहा था उसको इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था और उस वजह से यूएस ने जो है इंडिया को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। तो इसका फायदा उठाते हुए सोवियत यूनियन जो थे उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रखा कि वो ताशकंद में आए और उधर एक पीस ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान में साइन की जाए 1965 के वॉर्स को लेकर। लेकिन वो जो ट्रीटी थी ताशकंद में वो इंडिया के लिए कुछ अच्छी साबित नहीं हुई और उस ट्रीटी के समय 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जो है वो चल बसे। तो इस तरीके से शास्त्री जी के टेन्यूर में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ वॉर जीत गया, लेकिन टेबल पर जो है इंडिया को एक बहुत बड़ा बैक स्लैश मिला और हर बार ऐसा ही हुआ है कि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ वॉर जीता है, लेकिन जब भी टेबल पे आर्ग्यूमेंट की बात हुई है या एग्रीमेंट की बात हुई है उधर इंडिया हमेशा हारा है। अब शास्त्री जी के बाद इंडिया की अगली प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी जी 1966 में। इंदिरा गांधी जी के इनिशियल फेज में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट के बेसिस पर ही आगे बढ़ी, लेकिन जब 1971 में इंडिया ट्राई कर रहा था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके दो टुकड़े इंडिया कर पाए, तब इंदिरा गांधी जी को पता चला कि जो नॉन अलाइनमेंट का एक आइडियलिस्टिक व्यू है वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काम नहीं करेगा। तब इंदिरा गांधी जी ने हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक रियलिज्म व्यू ऐड किया और हमारे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आइडियलिज्म से शिफ्ट होकर रियलिज्म फॉलो करने लगी। तो उस टाइम जो है इंडिया जो है बंगाली मूवमेंट मुक्ति बहिनी को सपोर्ट कर रहा था कि उनके मदद से इंडिया जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के टुकड़े कर पाए। लेकिन उस वक्त इंडिया को यह डर था कि नॉर्थ से कहीं चाइना या पाकिस्तान जो है उन पर अटैक ना कर दे। तो इस वजह से इंदिरा गांधी जी ने जो है नॉन अलाइनमेंट का पार्ट छोड़ के उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की और उस ट्रीटी के मुताबिक अगर नॉर्थ से कोई हम पर अटैक करेगा तो सोवियत यूनियन जो है वो हमारी सपोर्ट में आएगा। तो पाकिस्तान ने इंडिया के नॉर्दर्न जो एयर बेस थे उन पर अटैक करके वॉर शुरू कर दी और तब इंडिया ने जो है ठान लिया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के टुकड़े होके रहेंगे। लेकिन यूएस ने जो है अपनी नेवल शिप को इंडियन ओशन में लाया पाकिस्तान की मदद करने के लिए और
तब जो है सोवियत यूनियन जो है वो हमारे साइड से खड़ा रहा और सोवियत यूनियन ने अपना शिप जो है वो इंडियन ओशन में लाया ताकि यूएस पर वो दबाव डाल पाए। और इस तरीके से इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के टुकड़े किए और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना। और तब से जो इंदिरा गांधी जी ने सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है उनके साथ अलाइनमेंट करने के लिए जो पीस ट्रीटी साइन की, उसकी वजह से जो सोवियत यूनियन हमारा दोस्त बना, वो आज तक हमें नजर आता है कि कैसे इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है वो आज तक बरकरार है। इंदिरा गांधी जी के फॉरेन पॉलिसी की ये सबसे बड़ी जीत थी जिसका इंडिया आज भी शुक्रगुजार है। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो कश्मीर का मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चल रहा था, इंडिया उसे बायलैटरल लेवल पे ला पाया। इंदिरा गांधी जी ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में इंदिरा गांधी जी ने बहुत ट्राई किया कि जो दूसरे न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है उनके साथ वो कोई एग्रीमेंट कर पाए ताकि वो न्यूक्लियर मदद कर सके इंडिया को, लेकिन वो जो इंदिरा गांधी जी की कोशिश थी वो नाकामयाब रही। उसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, ताकि जो इंडिया है, जो हमारे नेबर है चाइना और पाकिस्तान, उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह नजर आए और ये जो हमारे नेबर्स है वो हमें हल्के में ना ले। लेकिन इस टेस्ट के बाद बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर प्रेशर डाला और अलग अलग सैंक्शंस इंडिया पे लगाए। उस वक्त की इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, तो इन सारे सिनारियोज की वजह से जो अगले न्यूक्लियर टेस्ट थे वो खारिज कर दिए गए और उसके बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ नहीं। तो 1977 में बीच में 2 साल के लिए जनता पार्टी की सरकार आई और वो जो सरकार थी वो बहुत ही वीक सरकार थी। उस कार्यकाल में इंडिया को 2 प्राइम मिनिस्टर मिले, एक थे मोरारजी देसाई जी और दूसरे थे चरण सिंह जी। तो उनके कार्यकाल में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो पहले जैसे ही चलती रही, क्योंकि वो बहुत ही वीक सरकार थी और वो कोई भी फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस नहीं कर पाई। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, तब ये जो वीक सरकार थी वो अच्छा कुछ स्टांस नहीं ले पाई उस समय। फिर से 1980 में इंदिरा गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी और उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है, उन्होंने जो पहले फॉरेन पॉलिसीज बनाई थी वैसे ही अगले 4 सालों तक उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वैसे ही चलती रही। इंदिरा गांधी जी ने जो है यूएस के साथ भी अपने जो टाइज है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी, लेकिन यूएस के लिए इंडिया उस समय में कुछ फायदेमंद नहीं था, तो उस वजह से यूएस और इंडिया के जो टाइज है उस समय में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए इंदिरा गांधी जी के टेन्यूर में नेहरू जी की जो आइडियलिज्म पॉलिसी थी उससे दूर हटकर इंदिरा गांधी जी ने एक रियलिज्म पॉलिसी हमारे कंट्री में लाई और एक प्रैक्टिकल दिशा दी हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज को। 1984 में 31 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ और वो हमारे बीच से चली गई। इंदिरा गांधी जी के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने उनके ही बेटे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने अपनी मां को जो है वो असैसिनेशन में खोया था। तो राजीव गांधी जी का जो अप्रोच था फॉरेन पॉलिसीज को लेके वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने वाला था, इंडिया के भीतर भी और इंडिया के बाहर भी। तो राजीव गांधी जी ने जो है बहुत सारे पीस ट्रीटी साइन किए। तो राजीव गांधी जी के टेन्योर में उन्होंने बहुत सारे पीस एग्रीमेंट साइन किए, जैसे कि आसाम अकॉर्ड,
मीजो अकॉर्ड, और 1985 में उन्होंने साइन किया राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड पंजाब में पीस लाने के लिए। इंडिया ने श्रीलंका के साथ भी एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था और उसके तहत इंडिया ने जो है मिलिट्री फोर्स भेजी थी श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे रियॉट्स चल रहे थे, तो उसको कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उस वजह से इंडिया ने जो है श्रीलंका में मिलिट्री भेजी थी जिसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। उस वक्त नॉर्दर्न श्रीलंका में तमिलियंस के बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और उन कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने यह मिलिट्री फोर्स श्रीलंका भेजी थी। लेकिन राजीव गांधी जी के इस डिसीजन की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ और ये जो हमने मिलिट्री फोर्स श्रीलंका में भेजी थी वो अपना जो एजेंडा है वो अचीव नहीं कर पाई और बहुत सारे हमारे जो मिलिट्री में जवान थे वो श्रीलंका में मारे गए। राजीव गांधी जी की कार्यकाल में हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज थी वो हमारे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित हुई और राजीव गांधी जी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी का जो है असैसिनेशन हुआ और इंडिया के लिए यह बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। राजीव गांधी जी के टेन्योर के बाद इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी के टेन्योर में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ और पूरा सोवियत यूनियन जो है वो बिखर गया। तो इसके बाद जो हमारी सोवियत यूनियन के साथ पीस ट्रीटी थी उस पर बहुत ही सवाल उठाए गए। फॉरेन इंडिया जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था या जो सोवियत यूनियन के साथ अलाइन था, अब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया क्या करेगा इस पर सबकी नजर थी और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए यूएस ने भी इंडिया को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था और उस प्रेशर की वजह से इंडिया को अपने सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जो है वो रोकने पड़े और पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में इंडिया जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ था। इंडिया के पास अपने इंपोर्ट्स का पेमेंट करने उतना भी फॉरेन एक्सचेंज मौजूद नहीं था। उस टाइम में बहुत सारी जो कंट्रीज है वो लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो उस वक्त जो है नरसिम्हा राव जी ने लॉन्च किया लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अब इंडियन इकोनॉमी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन होगी और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के पाथ पर चलेगी। तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन जी, उन्होंने उस टाइम के बजट में इसकी घोषणा की और इंडिया ने जो है अपने गेट्स जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिए और अपनी जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज कर दी। यूएस भी इंडिया पे बहुत फोर्स डाल रहा था कि इंडिया जो है यूएस के बिजनेसेस के लिए और यूएस के एक्सपोर्ट के लिए अपनी जो इकोनॉमी है वो ओपन कर दे। तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो लिबरलाइजेशन का डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। नरसिम्हा राव जी के टेन्योर में पहली बार यूएस और इंडिया में जो है डिफेंस कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। नरसिम्हा राव जी ने जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी भी लॉन्च की जिसमें उनका मानना था कि जो हमारे ईस्टर्न नेबर कंट्रीज है और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है उन पर हम ध्यान रखें और उनसे जो हमारे संबंध है उनको और बढ़ाने के बारे में हम सोचें। उसके बाद 1996 में एक वीक गवर्नमेंट फॉर्म हुई जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चली और वो जो गवर्नमेंट है सिर्फ 13 डेज तक सरवाइव कर पाई। उसके बाद देव गौड़ा जी है वो प्राइम मिनिस्टर बने जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक और उसके बाद एलके गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक। 1996 से लेकर 1998 तक ये जो वीक गवर्नमेंट्स थी इनकी वजह से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए और जो पिछली फॉरेन पॉलिसीज थी उसको ही फॉलो किया गया।
लेकिन गुजराल जी के टेन्योर में, जिनको इंटरनेशनल अफेयर्स का बहुत ही एक्सपीरियंस था, उनके टेन्योर में उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज लाई जिसका नाम रखा गया गुजराल डॉक्ट्रिन। और इस पॉलिसी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बनाए गए जो कि हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज उन 2 सालों में आगे बढ़ी। उस डॉक्ट्रिन के 5 मेन प्रिंसिपल्स ये थे कि पहला प्रिंसिपल था कि पाकिस्तान को छोड़ के जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ना रख के हम उन कंट्रीज की मदद करें। दूसरा प्रिंसिपल यह था कि कोई भी कंट्री जो है वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं अड़ाएगी। तीसरा प्रिंसिपल यह था कि कोई भी साउथ एशियन कंट्री जो है वो अपनी टेरिटरी जो है वो दूसरों की खिलाफ यूज नहीं करेगी। चौथा प्रिंसिपल यह था कि सब कंट्री जो है दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। और पांचवा प्रिंसिपल यह था कि सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो पीसफुल मींस से सॉल्व होंगे। तो इन प्रिंसिपल्स पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है गुजराल साहब के टेन्योर में फॉलो हुई। 1998 में बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनी और वो जो सरकार है 13 मंथ्स तक चली, लेकिन 13 मंथ्स के बाद नो कॉन्फिडेंस वोट में एक वोट से वो सरकार गिर गई। और 1999 में फिर से फ्रेश इलेक्शंस हुए, उसमें एनडीए जो है वो जीत गई और बीजेपी ने फिर से अपनी सरकार बनाई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। और 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली। 13 महीने जो वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया। इससे पहले इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत बार इंडिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट करने में फेल होता रहा। तो 11 मई 1998 को इंडिया एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर स्टेट बना वाजपेयी जी के सरकार में। वाजपेयी जी के सरकार में यूएस और इंडिया के रिलेशंस थे वो भी बहुत डेवलप हुए। वाजपेयी जी का मानना था कि जो इंडिया के रशिया के साथ रिलेशंस है उनको अच्छी तरीके से संभालते हुए इंडिया को जो है यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे। और जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तब इंडिया यूएस से बातचीत में शामिल हुआ और वो यूएस को कन्वे कर पाया कि कैसे न्यूक्लियर कंट्री होना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके नेबर्स को मद्दे रखते हुए। उस वक्त यूएस को भी इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस था उसके बारे में समझ आ गया था। और जो बिल क्लिंटन उस वक्त के प्रेसिडेंट थे वो मार्च 2000 में इंडिया में आए ताकि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे वो आगे तक बढ़ पाए। और उस समय इंडिया जो है वो यूएस को कन्वे करने में सक्सेसफुल रहा कि क्यों इंडिया को जरूरत है न्यूक्लियर स्टेट बनने की, क्योंकि उनके जो नेबर्स है पाकिस्तान और चाइना वो उनके लिए बहुत बड़े थ्रेट है और दोनों जो कंट्रीज है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। सो इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक न्यूक्लियर स्टेट बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की जो पॉलिसी है कि वो किसी भी कंट्री पे पहला अटैक नहीं करेंगे, तो उस पॉलिसी के वजह से जो है इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे वो आगे बढ़े। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस थे वो और भी स्ट्रांग हुए। 2001 में 9/11 का अटैक जो यूएस पे हुआ, उधर यूएस को समझ आया गया कि इंटरनेशनल टेररिज्म कितना हार्मफुल है हमारे वर्ल्ड के लिए। और उस वजह से यूएस को पता चला कि इंडिया की जो टेररिज्म के साथ फाइट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और उस वजह से भी इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो है वो स्ट्रांग हुए एक म्यूचुअल व्यू की वजह से। 2003 में यूएस और इंडिया ने मिलकर एक फ्रेमवर्क साइन किया ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज थी इंडिया और यूएस दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी।
वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ भी जो हमारे रिलेशंस थे वो अच्छी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज नेबर्स। तो वाजपेयी जी चाहते थे कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो अच्छी हो। 1999 में कारगिल वॉर हुआ, वो वॉर पाकिस्तान हार गया। उसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको निकाल फेंका। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ट्राई किया कि परवेज मुशर्रफ के साथ बात करके पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस थे उनको बिल्ड करने के लिए। लेकिन 13 दिसंबर 2001 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ इंडियन पार्लियामेंट पर, तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही बिगड़ गए। लेकिन 9/11 के अटैक के बाद और 2003 में जब इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो इन दो सिनारियोस की वजह से जो इंडिया और यूएस है, इन दोनों के रिलेशंस थे वो अच्छे हुए। 2004 में वापस से इलेक्शन हुआ और एनडीए जो थी वो हार गई और यूपीए की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर बनी और इंडिया के यूएस के साथ जो रिलेशंस थे वो भी अच्छी तरीके से बिल्ट हुए। तो दोस्तों अभी ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए ये पार्ट 1 हम इधर ही खत्म करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक शेप हुई और कैसे इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने जो रिलेशंस थे वो बिल्ड किए और कैसे इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, वाजपेयी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और बहुत सारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने योगदान दिया हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज को शेप करने के लिए। अभी अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट के अंडर और मोदी गवर्नमेंट के अंडर हमारे इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो कैसे शेप हुई। सो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।